वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू आर यूट्यूब चैनल सिविल विद आकाश। मेरा नाम है अभिषेक बोरे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू का डिस्कशन। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो द हिंदू की पूरी पूरी क्लास रहती है मॉर्निंग में 9 o'clock की रहती है। कई बार कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसके कारण जो टाइमिंग है थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो जाती है, तो उसको माइंड ना करें। और दूसरी बात कि जब मैं ये द हिंदू की क्लासेस लेता हूं तो बेसिकली मैं इसको इस तरह हर एक न्यूज को, हर एक आर्टिकल को इस तरीके से कवर कराने का प्रयास करता हूं कि आपको पहले तो ये पता चले कि वो एक्चुअली आर्टिकल पब्लिश हुआ ही क्यों है, यानी कि उसकी बैकग्राउंड में जो स्टोरी चल रही है ये क्या है, इसका आधार क्या है। सबसे पहले मैं इसको कवर करता हूं। आफ्टर दैट फिर मैं उस आर्टिकल या फिर स्पेसिफिक न्यूज पर आता हूं। तो यदि मान लीजिए आप मेरा ये पूरा का पूरा सेशन डेली देखते हैं तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने साथ कॉपी और पेन लेकर बैठें। यदि आप डिजिटल नोट्स मेकिंग करते हैं तो आप डिजिटल नोट्स लेकर बैठें, यानी कि पेन कॉपी लेकर बैठें। और यदि मान लीजिए आप फिजिकल नोट्स बनाते हैं तो फिजिकल नोट्स, नोटबुक और साथ में कॉपी लेकर आप बैठें। नोटबुक, पेन ये सब आप लेकर बैठें ताकि आपकी जो ये द हिंदू की क्लास है ये थोड़ी सी फ्रूटफुल हो सके आपके लिए। इज दैट क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जिस प्लेटफॉर्म पर आप ये क्लासेस देख रहे हैं ये चाणक्य आईएएस एकेडमी का प्लेटफॉर्म, जहां पर आप सभी के लिए यूपीएससी इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट के लिए अलग बैचेस, यूपीएससी हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट के लिए अलग बैचेस और साथ में तमाम प्रकार के स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए सेपरेट बैचेस अवेलेबल हैं। बेसिकली जो न्यू बैचेस हैं इनका अनाउंसमेंट हो चुका है और एक जो डेट मेंशन है सामने, उस डेट से इनमें नया नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें मैं आपको बता दूं कि मैं यूपीएससी इंग्लिश मीडियम, स्टेट पीसीएस इंग्लिश मीडियम और यूपीएससी हिंदी मीडियम सभी को डील करता हूं। तो आप याद रखिएगा कि एक्चुअली यदि आप इंग्लिश मीडियम में एडमिशन लेते हैं, यूपीएससी इंग्लिश मीडियम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 24 नवंबर से ये बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। मॉर्निंग के बैचेस भी अवेलेबल हैं और इवनिंग के बैचेस भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंगली इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। यूपीएससी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए मैं बता दूं कि ओनली मॉर्निंग बैचेस अवेलेबल हैं और इनकी जो टाइमिंग रहेगी, मॉर्निंग बैचेस की जो टाइमिंग होती है ये 10 AM टू 2 PM होती है। इवनिंग बैचेस की जो टाइमिंग होती है ये 3:30 PM टू 7:30 PM होती है। इज दैट क्लियर? इसके अलावा यदि आप किसी भी बैच से ज्वाइन होना चाहते हैं, किसी भी बैच से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप 8264199959 ये कांटेक्ट नंबर है। आप यहां पर हमारी काउंसलर टीम से कनेक्ट हो सकते हैं और तमाम प्रकार की जो अदर इंफॉर्मेशन है, जो इंक्वायरी है, ये प्राप्त कर सकते हैं। स्टेट पीसीएस में याद रखना हर एक स्टेट के लिए सेपरेट बैचेस हैं। बेसिकली नॉर्थ इंडिया के जितने भी स्टेट हैं, नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया की, उन सभी के लिए यहाँ पर सेपरेट बैचेस अवेलेबल हैं। इनकी टाइमिंग है इवनिंग बैच है ये। 24 नवंबर से यहाँ पर नए बैचेस अनाउंस हो चुके हैं। आप जल्द से जल्द इस दिए हुए कॉन्टेक्ट पर इंक्वायरी कर सकते हैं और ऑफलाइन बैचेस भी इन बैचेस का अवेलेबल है, ऑनलाइन बैचेस भी इन बैचेस का अवेलेबल है और हाइब्रिड मोड भी आपको एज वेल एज देखने के लिए मिलेगा। दैट मीन्स यदि कभी आप ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट होते हुए ऑफलाइन नहीं आ पाते हैं तो आप ऑनलाइन क्लास भी यहां अटेंड कर सकते हैं। ये सुविधा भी आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगी। यदि आप आसपास चंडीगढ़ के कहीं पर रहते हैं तो आप दिया हुआ ये एड्रेस है, प्लॉट नंबर 8, ग्राउंड फ्लोर, सेक्टर 25D, पंजाब केसरी बिल्डिंग, चंडीगढ़, यहां पर भी विजिट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इन सभी चीजों से आगे बढ़ते हुए आई थिंक यदि मान लीजिए आपको और भी कोई फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए अवेलेबल है, आप वहां पर देख सकते हैं। सबसे पहले भाई ये अब आने वाले कुछ समय तक बिहार स्पेसिफिक न्यूज यहां पर चलती रहेगी कि भाई बिहार में इलेक्शन चल रहे हैं, कितना रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, कितने लोगों ने यहाँ पर वोटिंग की है ना। फेस 1 की अभी ये बेसिकली पोल्स हैं, यानी कि फेस 1 की यहाँ पर वोटिंग चल रही है। बिहार इलेक्शन इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि सबसे पहले एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सबसे पहले बिहार में ही हुआ था। इसको लेकर बहुत सारे डिस्प्यूट भी खड़े हुए थे। अभी जो डिस्प्यूट चल रहा है ये तमिलनाडु गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में चल रहा है। बेसिकली यदि आप तमिलनाडु को देखेंगे तो ये सेंट्रल की पॉलिसीज को मानने से मना करता है, बोलता है कि भाई सेंट्रल अपनी पॉलिसीज को हमारे ऊपर थोपता है, हम अपने आप में परिपूर्ण है। इसको लेकर ये पूरा पूरा डिस्प्यूट है और एसआईआर को लेकर भी ये पूरा डिस्प्यूट आपको देखने के लिए मिलेगा।
खैर इसको अभी हम छोड़ेंगे बिकॉज ऑफ कि ये अभी यूपीएससी सिनेरियो में इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि ये वो न्यूज़ेस हो गई हैं जो डेली आपको अभी सुनने के लिए मिलेंगी। रिजल्ट आया नहीं है, पोल्स पढ़ने की हमें अभी उतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है, तो अभी हम इसको छोड़ेंगे। आफ्टर दैट याद रखो कि अनकंटेस्टेड पोल्स सेंटर सेज राइट टू वोट एंड राइट टू वोट डिफरेंट फ्रॉम फ्रीडम ऑफ वोटिंग। क्या है ये? राइट टू वोट और साथ में फ्रीडम ऑफ वोटिंग की यहां पर लड़ाई छिड़ी हुई है भाई, पूरी पूरी ये बहस है। क्या है ये राइट टू वोट? तो राइट टू वोट वो है जो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 191A प्रोवाइड कराता है। 191A ये एक आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यदि आप देखेंगे जहां पर हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है, वहां पर आप जहां पर हम बोलते हैं राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू एक्सप्रेशन, इसके बारे में वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा राइट टू वोट से संबंधित एक आर्टिकल। इसी में याद रखो कि भाई जो 1951 में बना हुआ एक एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, इसके सेक्शन 62 में बताया गया है फ्रीडम ऑफ वोटिंग के बारे में, यानी कि वोटिंग की स्वतंत्रता, मतदान की स्वतंत्रता और साथ में मतदान के अधिकार के बीच में एक डिफरेंस है, एक बेसिक डिफरेंस है, उसको लेकर ये पूरी पूरी बहस है। क्या है ये बहस और क्या है ये डिफरेंस, इसके बारे में हम देखेंगे। और बहस शुरू कहां से होती है बेसिकली, इसके बारे में हम समझेंगे। जीएस पेपर 2 के हिसाब से ये काफी ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। जीएस पेपर 2 यूपीएससी सिनेरियो में बात कर रहा हूं, है ना, जहां पर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनल सिक्योरिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन को कवर करते हैं उसके सिनेरियो में। आफ्टर दैट आगे आए तो याद रखो यूएस में, शायद आपको पता हो कि यूएस में अभी हाल फिलहाल में बहुत बड़ा शटडाउन चल रहा है, जिसको लेकर यूएस ने फ्लाइट की जो कैपेसिटी है इसको 10% तक रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, अब कहां कहां से उड़ने वाली फ्लाइट्स में ये रिडक्शन आपको देखने के लिए मिला है। ठीक, क्यों ये शटडाउन हुआ है, क्या है इसके पीछे की न्यूज, इसके बारे में हम देखेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमी से इसका बहुत अच्छा कनेक्शन है, क्योंकि आप देखोगे भाई यूएस अभी पूरे वर्ल्ड में उथल पुथल मचाए हुए है ना, अलग अलग स्टेटमेंट, यानी कि यूएस स्पेसिफिक यदि हम न्यूज पर जाते हैं तो बहुत सारी न्यूजेस आपको यूएस स्पेसिफिक देखने के लिए मिलेगी। आफ्टर दैट आगे आए सेकंड पेज में, मुझे ऐसा कुछ खास नजर नहीं आया। थर्ड पेज पर यदि हम आते हैं तो हाँ, गोल्ड मिस एप्रोप्रिएशन को लेकर एक केस हुआ है। एसआईटी ने एक और एक्यूज्ड को यहां पर अरेस्ट किया है। क्या है ये भाई? तो याद रखो कि केरला में जो सबरीमाला गोल्ड मिस एप्रोप्रिएशन केस था, ये फिर से उभरा है। कारण यह है कि इसमें एक और एक्यूज सामने आया है, और जो एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम थी, इसने एक और एक्यूज को यहां पर गिरफ्तार किया है। बेसिकली जो विजय माल्या का नाम आप सभी जानते होंगे कि भाई बहुत से बैंक से पैसा लेकर ये बाहर भाग गया, अभी लंदन में है। उन्होंने भी इस मंदिर में दान किया था, और जब ही से ये पूरा पूरा मामला उठा हुआ था कि भाई एक्चुअली ये जो सबरीमाला अयप्पा टेम्पल है, इसमें मिस एप्रोप्रिएशन हुआ है, मिस मैनेजमेंट हुआ है गोल्ड का। जितना दान में आया था और जितना यूज में लिया जाना था उतना यूज में नहीं लिया गया, यानी कि दान के गोल्ड को एक प्रकार से कुछ लोग मिलकर करप्ट कर गए, या फिर कुछ लोग मिलकर गायब कर गए हैं। अब गायब करने का मतलब यही होता है कि भाई उन्होंने इसको अपने यूज में ले लिया। ठीक, करप्शन यहां पर देखने के लिए मिला था। क्या है पूरा मामला देखेंगे यहां पर। ठीक, और ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट जब आप आगे आएंगे तो देखिए, जस्ट अ सेकेंड, आगे आते हैं तो यहीं पर हाँ, फर्स्ट पीएसएलवी मेड बाय प्राइवेट फर्म्स टू बी अनवील्ड इन 2026 सेज इसरो चेयरमैन। ठीक है, जो इसरो के अभी हाल फिलहाल में चेयरमैन है, प्रेजेंट चेयरमैन है वी नारायणन, इन्होंने कहा है कि भाई जो इसरो की ये पीएसएलवी रॉकेट है, इसको पहले तक यदि आप देखेंगे तो पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, बट ये फर्स्ट टाइम होगा जब इसको प्राइवेटाइज किया जाएगा। क्या है पूरा मामला, इसके बारे में हम समझेंगे। 4 न्यूज यहां पर हमारी कवर हो गई हैं, पेज नंबर 3 तक। आफ्टर दैट, दिस इज अनफेयर टू द कोर्ट से सीजीआई टू रिक्वेस्ट ऑन अटॉर्नी जनरल बिहाफ ऑफ एडजर्नमेंट। इसके बारे में हम देख लेंगे कि अटॉर्नी जनरल और सीजीआई का क्या डिस्प्यूट चल रहा है अभी, और क्यों ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। आफ्टर दैट आगे आए, अंबानी, जो अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, ये छोटे भाई, इनको अगेन बैंक फ्रॉड केस में एक प्रकार से एक्यूज बनाया गया है भाई। खैर अभी ये न्यूज हमारे लिए काम की नहीं है।
आफ्टर दैट दो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल यहाँ पर पब्लिश हुए हैं। एक है रेडियो वेलफेयर आर्किटेक्चर प्लेस्ड यूबीआई इन द सेंटर। बेसिकली जो यूबीआई होता है यानी कि आपको एक गुजारा भत्ता दिया जाए, जैसे कई नेशंस में आप देखोगे कि भाई यूबीआई को लेकर बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं होती है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो अमीर हैं, गरीब हैं, जो व्यवसाय में हैं, नहीं हैं, इन सभी को यूबीआई के अंतर्गत रखा जाए। क्या है ये यूबीआई? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नहीं है ना। एक प्रकार से आपको कुछ गुजारा भत्ता देने की बात होती है एज द नेक्स्ट फेज ऑफ एसआईआर रूल्स ऑन द केस ऑफ आसाम। चलो कि अब आसाम में क्या हो गया है, जरा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, फिर आगे हम देखेंगे। चलिए पहले इतने न्यूज़ेस को हम कवर करते हैं। न्यूज़ और आर्टिकल ये जितने भी पब्लिश हुए हैं इनके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, विशाखापत्तनम में बेसिकली यदि आप देखोगे तो अभी भी जो साइक्लोन मोथा है इसका इम्पैक्ट खत्म नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यूसली हमारे सामने आ रहा है। बट याद रखिएगा कि इसके बीच में हमको क्या करना है, इसके बीच में हमको ये करना है कि एक्चुअली हम अपनी सावधानी बनाकर रखें और जितना हो सके हम क्लाइमेट और एनवायरमेंट इकोलॉजी के प्रति सजग रहें। ठीक है, एक पढ़े लिखे व्यक्ति होने का जो सबसे अच्छा प्रमाण है ये होता है कि मूक प्राणियों और साथ में पर्यावरण के प्रति अपनी जो जिम्मेदारी है ये समझना। तो चलिए भाई सबसे पहले न्यूज को देखते हैं। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आगे मैं भी बता दूंगा। एक इमेज खैर मैं बता ही देता हूं कि आगे एक इमेज आई है जो जिसने मुझे बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया आज के इस न्यूज़पेपर में। ये बेसिकली ये दो महिलाएं हैं जो कि विशाखापत्तनम के कोस्टल एरिया में थी और फिर अचानक से जो साइक्लोनिक हिट होते हैं यानी कि स्ट्रॉन्ग वेव आई और ये फंस गई। तो जो वहां पर लोकलाइट थे और साथ में यहाँ पर घूम रहे जो गार्ड थे, कम्युनिटी गार्ड्स थे, उन्होंने इसको बचाया। तो बहुत ही ज्यादा, एक तो ये इतने बूढ़े लोग हैं भाई, संवेदना जागती ही है। खैर चलिए आगे आते हैं। अनकंटेस्टेड पोल सेंटर सेज राइट टू वोट। पहली बात यहां पर हुई है राइट टू वोट की, आर्टिकल नंबर 19(1)(a) में, जिसको बताया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और दूसरा हुआ है फ्रीडम ऑफ वोटिंग। फ्रीडम ऑफ वोटिंग, इन दोनों में मेजर डिफरेंस है। क्या कहा है सेंटर ने? तो ये है सेंटर एफिडेविट जिसमें कहा गया है द राइट टू वोट इज ओनली अ स्टैट्यूटरी बॉडी confirmed by section 62 of the representation of the people act of 1951. Freedom of voting is a species of the right to expression under article 19(1)(a) of the constitution. Is that clear? ये बात यहां पर की गई है। अब पूरा मामला क्या है जरा इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक, पूरा सिनेरियो कंप्लीट सिनेरियो को हम यहां पर समझने का ट्राई करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। देखिएगा सबसे पहले यदि मैं आप बात करूं तो 2013 में आपको याद होगा, 2013 में आपको याद होगा कि भाई सबसे पहले नोटा जारी किया गया था। इससे पहले नोटा का कोई कंसेप्ट था नहीं बेसिकली। ठीक है, 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में नोटा विकल्प दिया ताकि वे लोग जो कि बेसिकली सेटिस्फाई नहीं है गवर्नमेंट से, वो अपना डिससेटिस्फेक्शन दिखा सकें। लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में पहले से प्रावधान है कि अगर केवल उतने ही उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं जितनी सीटें हैं तो वोटिंग की जरूरत है ही नहीं। भाई यदि मान लीजिए किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में 243 विधानसभा सीट है और 243 ही व्यक्ति आ रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, तो हाउ इज दैट पॉसिबल कि यहां पर चुनाव हो जाएगा, इलेक्शन हो जाएगा? ये इलेक्शन तो जब हुआ ना, जैसे एक सीट है, यदि ज्योग्राफी में मैं पढ़ा रहा हूं, सीधी सिंपल सी बात है, इजी एग्जांपल मैं दूं, ज्योग्राफी में मैं पढ़ा रहा हूं और उस पूरे ब्रह्मांड में यदि ज्योग्राफी का मैं ही टीचर हूं तो फिर ऑप्शन ही नहीं बचा ना भाई। ऑप्शन जब होंगे जब ज्योग्राफी के मल्टीपल टीचर्स होंगे कि आपको किससे पढ़ना है। तो यहां पर याद रखिएगा कि एक्चुअली यदि 243 सीट्स हैं, 243 ही मेंबर यहां पर खड़े हुए हैं, तो एनी टाइप ऑफ इलेक्शन की जरूरत नहीं है। नो इंपॉर्टेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ इलेक्शन, ये इसमें कहा जाता है, यानी कि किसी भी प्रकार की वोटिंग की जरूरत नहीं है। अब बहस इसमें यह है कि जो राइट टू वोट होता है एक्चुअली में ये स्टैट्यूटरी राइट है हमारे लिए,
और साथ में जो फ्रीडम ऑफ वोट है ये हमारा फंडामेंटल राइट है। इन दोनों में से सही क्या है? राइट टू वोट एक्चुअली फ्रीडम ऑफ वोट के बराबर नहीं है। अब पिटिशनर्स जो हैं जिन्होंने ये पिटीशन लगाई है वो बोलते हैं कि भाई बिना वोटिंग के जो पीपल्स वॉइस है ये दब जाती है। और आपने बोला है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में आपने कहा है यदि उम्मीद जितनी सीट है उतने ही उम्मीदवार होते हैं तो किसी भी वोटिंग की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर राइट टू वोट का उल्लंघन है या फिर फ्रीडम ऑफ वोट का उल्लंघन है? ऐसे में तो जो पीपल्स वॉइस है ये तो दब जाएगी और जो डेमोक्रेसी है उसकी आत्मा कहाँ जाएगी? तो यहां पर गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई इस कानून के अनुसार ये जो एक्ट है इसके अकॉर्डिंगली यदि हम देखा जाए तो ऑटोमेटिकली जो इलेक्शन है ये वैध है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का कोई भी उल्लंघन नहीं हो रहा है। क्योंकि जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो इस कानून में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पहले देखते हैं कि भाई इस कानून के कारण इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित किसी भी प्रकार के आर्टिकल का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, एस्पेशली किसी भी प्रकार के फंडामेंटल राइट का वायलेशन तो नहीं हो रहा है, इसका एम्प्रिजमेंट तो नहीं हो रहा है। और यदि होता है तो याद रखिएगा कि वो कानून उल्लंघन की सीमा तक शून्य माना जाता है। यानी कि यदि उसका उल्लंघन किया भी जाए, वॉलेशन हो भी जाए, तो किसी भी प्रकार का कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन वहां पर क्रिएट नहीं हो सकता है। ये बात पता है? तो बस ऐसे ही आप याद रखिएगा कि एक्चुअली में सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट में एक दलील दी है कि राइट टू वोट और फ्रीडम ऑफ वोटिंग एक दूसरे से अलग है। यहां पर गवर्नमेंट ने कहा है कि जो राइट टू वोट है ये एक सिर्फ स्टैट्यूटरी राइट है, यानी कि ये एक संवैधानिक अधिकार है, सॉरी एक सांविधिक अधिकार है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 इसको आरपी एक्ट 1951 कहा जाता है के सेक्शन 62 से ये मिलता जुलता है। जबकि फ्रीडम ऑफ वोटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वो राइट होते हैं जो कि हमारे संविधान में होते हैं, जिनका वर्णन संविधान में लिखित तौर पर होता है। और सांविधिक राइट यानी कि स्टैट्यूटरी राइट वो राइट होते हैं जिनका वर्णन हमारे संविधान में किसी भी प्रकार से नहीं होता। जैसे कि आपने सुना होगा कि भारत में बहुत सारे कमीशंस हैं और ये जो कमीशन है इनमें कई कमीशन होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन, जिनका वर्णन आपको भारतीय संविधान में देखने के लिए मिलेगा। जैसे हमारे यहाँ जो अनुसूचित जाति जनजाति आयोग है, ये अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग बेसिकली संवैधानिक आयोग की कैटेगरी में रखे जाते हैं। बट यदि कुछ हम आयोग की बात करें, इलेक्शन कमीशन इज अ संवैधानिक आयोग ये, बट इसके अलावा भी बहुत से आयोग ऐसे हैं जिनका वर्णन संविधान में आपको नहीं मिलता। तो एक्चुअली में इनको कहा जाता है कि दे आर सांविधिक, दे आर स्टैट्यूटरी कमीशन। तो सेम एज यहां पर भी वही वर्णन किया गया है कि भाई असल में जो हमारा राइट टू वोट है ये एक प्रकार का सांविधिक अधिकार है और जो फ्रीडम ऑफ वोटिंग है ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और ये बताता है हमको आर्टिकल नंबर 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत आप इसको शामिल कर सकते हैं। अभी जो मामला है ये अनकंटेस्टेड इलेक्शन और साथ में नोटा से जुड़ा हुआ है, यानी कि नन ऑफ द अबव, इन दोनों से ये जुड़ा हुआ है। अनकंटेस्टेड रिलीजन ये इलेक्शन कि भाई इलेक्शन हुआ ही नहीं, जितनी सीट थी उतने लोग खड़े हुए और वहां पर इलेक्शन कराने की जरूरत, पहला तो ये। और जो नोटा वाला सिस्टम होता है कि भाई हमको जितने भी लोग चुनाव में खड़े हुए हैं इनमें से हमको कोई पसंद नहीं है, नन ऑफ द अबव, इनसे जुड़ा हुआ है। पिटीशन में ये कहा गया था कि भाई सेक्शन 53(2), ठीक है, सेक्शन 53 का सब सेक्शन 2 और इलेक्शन रूल्स 1961 के तहत जब किसी सीट पर उतने ही उम्मीदवार हों जितने सीटें हैं तो बिना वोटिंग के उन्हें इलेक्टेड घोषित कर दिया जाता है। इससे नोटा का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। यानी कि यदि कोई व्यक्ति चाह रहा है कि भाई मैं अपने राइट्स का यूज करूं, मैं अपनी राइट टू वोटिंग का यूज करूं, ये लिखा हुआ है ना, इसका यूज करूं, तो हाउ इज दैट पॉसिबल कि इस सिनेरियो में जितने लोग थे, जितनी वोटिंग हो रही थी, उतने जितनी सीटें थी उतने ही लोग खड़े हुए थे, इस कंडीशन में मैं कैसे करूंगा? ये बोल रहा है 53(2). तो बिना वोटिंग के इलेक्टेड घोषित करना ये क्या संवैधानिक होगा? और इससे नोटा का इस्तेमाल तो हुआ नहीं।
तो क्या ये मेरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, यानी कि मैं यदि अपना विरोध जताना चाहूंगा तो आप तो मुझे लाकर खड़ा कर देंगे किसके सामने कि लो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसका पढ़ो सेक्शन 53(2) और इसका पढ़िए आप सेक्शन 62। इन दोनों के अकॉर्डिंगली तो भाई मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गया, क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली आप ये बोल देंगे कि इसमें यानी कि ये जो फ्रीडम ऑफ रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1951 है, इसके अकॉर्डिंगली तो आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ही नहीं, आप अपना विरोध जता ही नहीं सकते। सपोज मेरे एरिया में जो कैंडिडेट इलेक्ट किया गया है वो मुझे पसंद नहीं है, और पसंद ना होने की कंडीशन में मैं क्या करूंगा, बात समझ रहे हैं। यानी कि एक जगह हम ये बोल रहे हैं कि भाई हमको अपना उत्तराधिकारी या फिर हमको अपना जो एमएलए एमपी हैं, है ना, जो राजनेता हैं, ये चुनने चुनने का अधिकार है, हमको पूरा का पूरा राइट है कि भाई हम अपने लीडर को चुने, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की पावर दिखाएं। और हमारा जो भारतीय संविधान है ये हमको बता रहा है कि भाई आप राइट टू एक्सप्रेशन एंड स्पीच का यूज कर सकते हैं। दूसरी ओर खड़ा हुआ है रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट ऑफ 1951, इसका सेक्शन 62 और 52 हमसे ये बोल रहा है कि यदि मान लीजिए सीट जितनी है उतने ही लोग आ गए हैं तो ये जितने भी लोग आए हैं इनको इलेक्ट घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि आपकी बिना मर्जी के, पीपल्स की बिना मर्जी के इनको, इन व्यक्तियों को लीडर बना दिया जाएगा। तो अब मैं अपना विरोध कैसे दर्ज करूंगा, क्योंकि मुझे विरोध दर्ज करने के लिए तो एक राइट दिया गया था ना, वो था वोटिंग, और वोटिंग में भी नोटा, मैं नोटा दबा देता कोई इलेक्ट नहीं होता। तो यहां पर क्या कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो रहा है, इस कॉन्ट्रडिक्शन को लेकर ये जो पूरी पूरी बहस है ये छिड़ी हुई है। इसमें सेंटर ने क्या कहा फिर, यानी कि जब इतने सारे कॉन्ट्रडिक्शन हुए तो इसमें सेंटर ने भी तो कुछ कहा होगा। सेंटर ने कहा है कि वोट डालना शुरू करने पर ही फ्रीडम ऑफ वोटिंग आता है। यदि वोट डालना शुरू ही नहीं हुआ है तो हाउ इज दैट पॉसिबल कि फ्रीडम ऑफ वोटिंग आ जाए। यदि कोई चुनाव अनकंटेस्टेड है तो नोटा लागू नहीं हो सकती है। साथ में नोटा एक कैंडिडेट नहीं है, इसलिए इलेक्शन रिजल्ट बिना वोटिंग के भी तय किए जा सकते हैं। नोटा इज नॉट ए कैंडिडेट, ये यहां पर मेन बात है। साथ में इलेक्शन कमीशन ने भी जो सरकार है इसका जो पक्ष था इसका समर्थन किया और कहा कि नोटा को कंटेस्टिंग कैंडिडेट मानना हो तो कानून में संशोधन होना चाहिए। यदि संशोधन नहीं है तो नोटा इज नॉट ए कैंडिडेट, और जब कोई कैंडिडेट है ही नहीं तो उसके आधार पर यह कहना कि भाई हमारे फ्रीडम ऑफ वोटिंग, और साथ में यदि वोटिंग शुरू नहीं हुई है तो फ्रीडम ऑफ वोटिंग का वायलेशन कैसे हो गया, और राइट टू वोटिंग का हमने किसी प्रकार से वायलेशन किया नहीं है ना, यानी कि इसका उल्लंघन नहीं हो रहा है। एक्चुअली कोर्ट ने ये स्पष्ट किया है। साथ में याद रखना कि अब इसके बाद जो न्यूज है उस पर हम आते हैं। यूपीएससी में जो जीएस पेपर 2 होता है जिसमें आप इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं, उस इंटरनेशनल रिलेशन के सिनेरियो में ये जो हमारी न्यूज है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या बताया गया है न्यूज में, तो सबसे पहले देखिएगा, यूएस टू रिड्यूस फ्लाइट जीएस पेपर 2 के अकॉर्डिंगली, दोनों ही पेपर जीएस पेपर 2 के अकॉर्डिंगली बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली यूपीएससी में सबसे ज्यादा करंट अफेयर मुझे लगता है कि यदि कहीं पर होता है तो ये है जीएस पेपर 2, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है। यूएस टू रिड्यूस फ्लाइट कैपेसिटी बाय 10% एज लॉन्गेस्ट गवर्नमेंट शटडाउन लीव्स एयरपोर्ट स्टाफ अनपेड। ठीक है, देखिएगा जो न्यूयॉर्क, यहां पर यदि आप देखेंगे तो शिकागो, डलास, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, मियामी एंड वॉशिंगटन, इन सभी से उड़ने वाली फ्लाइट में ये जो पूरा पूरा नियम है ये लागू हुआ है। फ्लाइट रिडक्शन विल बिगिन एट 4% ऑन फ्राइडे एंड ग्रेजुअली रीच 10%, मीडिया आउटलेट्स रिपोर्ट्स। ये 4 से 10% तक इन्होंने रिड्यूस की है। अब क्या है ये, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफिशियल सेड द स्केड्यूल्ड कैपेसिटी ऑफ फ्लाइट would be cut by 4% to 4%, sorry, by 10% in 40 busy air traffic areas। ठीक है, लॉन्गेस्ट, अभी हाल ही में जो यूएसए है यहाँ पर लॉन्गेस्ट शटडाउन लगा है। क्यों लगा है, सबसे पहले ये हम बात करेंगे। अप्रूव फंडिंग पास, ठीक है, देखिएगा भाई पूरा का पूरा ये जो आर्टिकल है ये जीएस पेपर 2 के अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट है, तो इसको जीएस पेपर 2 के अकॉर्डिंगली एक बार हम समझने का प्रयास करते हैं।
सामने लिखा हुआ है। आई थिंक आपको ये विजिबल हो रहा होगा, ना विजिबल हो रहा हो तो अगेन मैं आपकी हेल्प करूंगा कि आप जा सकते हैं सिविल विथ आकाश टेलीग्राम चैनल पर और यहां से आप इस पूरी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपको मुझसे कनेक्ट होना हो तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं अभिषेक कुमार ज्योग्राफी, ये मेरा टेलीग्राम हैंडल है। आप इस पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, दोनों में से जहां पर भी आपको कनेक्ट होना हो। वैसे सिविल विथ आकाश पर आपको ये पूरी पीडीएफ अवेलेबल होती हैं, तो पीडीएफ को जाकर अवश्य डाउनलोड कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिएगा, जो यूएस गवर्नमेंट है इसने शटडाउन की वजह से जो अमेरिका की फ्लाइट्स हैं इनकी कैपेसिटी को 10% कम किया है। ये तो है न्यूज। थोड़ा सा यदि हम पीछे जाएं कि भाई ये जो न्यूज है इसके आने का मेन रीजन क्या है और क्या चल रहा है अभी यूरोप में, तो याद रखो अमेरिका में एवरी ईयर गवर्नमेंट कितना खर्च करेगी, ये पूरा पूरा खर्च, ये पूरे एक्सपेंडिचर कांग्रेस बजट अप्रूवल से तय होता है। ऐसा नहीं है कि भाई जैसे हमारे यहाँ बजट होता है वैसे अमेरिका में भी होता है। तो अमेरिका में ये जो बजट होता है इसको कहा जाता है कांग्रेस बजट अप्रूवल। इसमें यह बताया जाता है कि गवर्नमेंट इस साल कितना खर्च करने वाली है। जब बजट पास नहीं होता तो गवर्नमेंट शटडाउन लग जाता है। किसी भी कारण से यदि बजट पास नहीं हो रहा है तो इसको कहा जाता है कि गवर्नमेंट शटडाउन लग गया, कि भाई पैसा नहीं है अभी। और ये शटडाउन तब शुरू हुआ है अभी की कंडीशन में जब दोनों पार्टियां हेल्थ केयर फंडिंग पर सहमत नहीं हो पाई हैं। और इसकी वजह है कि जो फेडरल, इसकी जो वजह है यानी कि ये जो कांग्रेस बजट अप्रूवल नहीं आया, इसके कारण फेडरल एजेंसीज बंद हो गई हैं, वर्कर्स नो सैलरी पर काम कर रहे हैं, एयरपोर्ट स्टाफ ने सिक लीव ले ली है, फ्लाइट डिलेस हो गई हैं। और साथ में इसके चलते जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है इसने फ्लाइट कट अनाउंस किए हैं। फ्लाइट कट अनाउंस मतलब कि अब हम फ्लाइट्स को रिडक्ट कर रहे हैं, हम फ्लाइट्स को कम कर रहे हैं, फ्लाइट की उड़ानें भी कम होंगी, इनकी कैपेसिटी भी कम होगी, सब कुछ यहाँ पर कट हो जाएगा। और ये जो शटडाउन है ये 35 डेज का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे लंबा अभी बना हुआ है। 1.4 मिलियन स्टाफ ने या तो फोर्स लीव ली है या फिर विदाउट पेपर ये काम कर रहे हैं। एयरपोर्ट में सबसे बड़ी समस्या है एयर ट्रैफिक कंट्रोल शॉर्टेज की, कि भाई यहां पर एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाला कोई भी अभी मौजूद नहीं है, ये इसकी शॉर्टेज हो गई है। ट्रंप ने प्रेशर टैक्टिक्स यूज की है यहां पर और कहा है कि फेडरल वर्कर्स की जो मास ले ऑफ है ये भी हो सकती है। अब जरा समझिएगा, यानी कि कुल मिलाकर अभी वर्तमान में जो कांग्रेस बजट अप्रूवल होता है यूएसए में, इसको मंजूरी नहीं मिली थी। मंजूरी नहीं मिली तो इसके कारण हेल्थ केयर मंजूरी नहीं मिली तो यहाँ पर गवर्नमेंट शटडाउन हो गया। और गवर्नमेंट शटडाउन होने के कारण जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है इस पर सवाल उठ रहे हैं। बेसिकली अभी यूएस उस दौर से गुजर रहा है जहां पर ऐसा लगता है कि कोई तानाशाह आ गया हो और ये अपनी मर्जी से पूरा पूरा देश जलाने का प्रयास कर रहा हो, चलाने का। यूएस गवर्नमेंट ने इस शटडाउन की वजह से अमेरिका की जो फ्लाइट कैपेसिटी थी इसीलिए इसको 10% कम किया है। और ये जो कदम है ये फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और साथ में ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट ने लिया है, क्योंकि 1.4 मिलियन फेडरल वर्कर्स को अनपेड रखा गया है इसमें। इनमें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स भी शामिल हैं। ये यूएस हिस्ट्री का यदि आप देखोगे तो सबसे लंबा शटडाउन बन गया है। सबसे लंबा शटडाउन यदि कोई है यूएस हिस्ट्री का तो यही नजर आता है। इंटरनेशनल फ्लाइट पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, लेकिन जो शिकागो, लॉस एंजलिस, दलास, मियामी, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन जैसे जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं है ना, उनकी कैपेसिटी कट लागू होगा। क्लियर। साथ में याद रखना कि जो फ्लाइट रिडक्शन है पहले 4% से शुरू हुआ था और अब इसको धीरे धीरे 10% तक ले आया गया है। अब इसका जो मेन रीजन है मैंने बताया, उन रीजंस को आप मार्क करिएगा। कांग्रेस में हेल्थ केयर स्पेंडिंग पर डेमोक्रेट्स वर्सेस रिपब्लिकन्स डेडलॉक, ये पहला इशू है। यहाँ डेमोक्रेट्स यहां पर चाहते हैं कि हेल्थ केयर सब्सिडी यहां पर जारी रहे, जो रिपब्लिकन्स हैं इसे अपोज कर रहे हैं। और इन्हीं सब वजह से ये जो आपको पूरा पूरा शटडाउन देखने के लिए मिल रहा है और इस शटडाउन की वजह से ये जो फ्लाइट रिडक्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है वो सब अभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर जीएस पेपर 2 के अकॉर्डिंगली। इज दैट क्लियर।
साथ में याद रखिएगा, इसके अलावा एक और न्यूज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसमें बताया गया है कि भाई जो इसरो है बेसिकली पूरी तरह से, यानी कि यदि आप इसरो की प्रेजेंट कंडीशन को ना देखते हुए थोड़ा पहले यदि आप चले जाते हैं, तो ये पूरी तरह से गवर्नमेंट ड्राइवन ऑर्गेनाइजेशन था, यानी कि ये गवर्नमेंट इसको संचालित किया करती थी, बट धीरे धीरे, और बेसिकली यहाँ पर एक पब्लिक सेक्टर था। ये पब्लिक सेक्टर होने का मतलब क्या था कि गवर्नमेंट ड्राइविंग ऑर्गेनाइजेशन है, और रॉकेट और सैटेलाइट का जितना भी निर्माण है ये मेनली इसरो के साइंटिस्ट करेंगे और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। बट अब इसके प्राइवेटाइजेशन के बारे में खबरें उठ रही हैं, ये क्या है इसके बारे में बताऊंगा। मैं जानता हूं कि ऊपर एक न्यूज मैंने छोड़ी है, उसको मैं अलग से कवर करूंगा। ये जो पूरा पूरा सिनेरियो है ये जीएस पेपर 3 के अकॉर्डिंगली हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीएसएलवी फिर से चर्चा में है, पीएसएलवी जीएसएलवी ये चर्चा में रहते ही हैं, इसरो चेयरमैन का ये कहना है। और कब तक ये कंप्लीट होने की संभावना है, तो 2026 तक। अभी यदि आप हाल फिलहाल में देखोगे तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दैट मींस इसरो के जो चेयरमैन है ये है वी नारायणन। इन्होंने थर्सडे यानी कि बीते कल में ये बात कही है, आज हो गया है फ्राइडे, ठीक है, कल ये बात कही गई है कि भाई हम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट डेवलप बाय अ प्राइवेट कंसोर्टियम led by Indian Aeronautics Limited (HAL) and L&T would be launched in February 2026. 450 इंडियन इंडस्ट्रीज है यहाँ पर जो कि काम कर रही हैं। स्पीकिंग ऑन द ओकेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको DRDO कहते हैं, चेयरमैन हैं इसके वी कामत, समीर वी कामत, इन्होंने भी बहुत कुछ कहा है। और माइक्रो स्मॉल एंड मिनी इंटरप्राइजेस MSME सेक्टर वाज वेरी सिग्निफिकेंट ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, इन सभी के बारे में डिस्कशन हुआ है। चलिए देखते हैं जीएस पेपर 3 के अकॉर्डिंगली, यानी कि साइंस एंड टेक के अकॉर्डिंगली ये जो पूरा पूरा सिनेरियो है ये इंपॉर्टेंट है। जरा समझना कि इसरो पहले पूरी तरह से गवर्नमेंट ड्राइविंग ऑर्गेनाइजेशन थी, मैंने बताया, और यहाँ पर जो रॉकेट हैं, सैटेलाइट्स हैं, इनका जो निर्माण है ये मेनली जो इसरो के साइंटिस्ट हुआ करते थे और जो पब्लिक सेक्टर हुआ करते थे इनके द्वारा किया जाता था। अब हुआ यह है कि आत्मनिर्भर भारत का विजन हुआ, आत्मनिर्भर भारत, जिसमें हम ये बोलते हैं कि भाई सब कुछ आत्मनिर्भर भारत, ये एक पूरा पूरा विजन है जिसमें हम ये बोलते हैं कि इंडिया में बनी हुई चीजें अपनाइए आप। इसके विजन को देखते हुए इसरो ने अपने प्रोजेक्ट में प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को तेजी से बढ़ाया है, अभी वर्तमान में बढ़ावा दे रहा है ये। अब ये जो बदलाव है ये 2020 के बाद आप देखोगे कि बहुत ही ज्यादा तेज हुआ था, और जब सरकार ने इन स्पेस की यदि हम बात करते हैं, यानी कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, क्या नाम है इसका, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इसकी स्थापना की थी 2020 में, ताकि जो प्राइवेट कंपनीज हैं इसको इसरो की जो फैसिलिटीज हैं और जो एक्सपर्टीज हैं इनका उपयोग करने की अनुमति दी जा सके। वैसे इसका क्रिटिसिज्म भी हमें देखने के लिए मिला था कि भाई इसरो एक ऐसी, इसरो DRDO, ये भारत की दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसमें प्राइवेटाइजेशन करना क्या उचित होगा, ये कितना उचित है और कितना अनुचित, इसके बारे में कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हुआ था। अब जो इसरो के चेयरमैन हैं अभी वर्तमान में वी नारायणन, इन्होंने घोषणा की है कि जो पहला PSLV होगा यानी कि पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होगा, ये पूरी तरह से प्राइवेट फर्म के द्वारा ये बनाया जाएगा और फरवरी 2026 में ये लॉन्च किया जाएगा। और ये जो प्रोजेक्ट है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और L&T यानी कि लर्सेन और टर्बलो के नेतृत्व में, L&T का ये फुल फॉर्म है, इनके नेतृत्व में एक प्राइवेट कंसोर्टियम द्वारा किया जा रहा है। अब यदि नारायणन की बात करें, यानी कि वी नारायणन सर जो कि इसरो के चेयरमैन हैं, इन्होंने कहा है कि इसरो का लक्ष्य है कि आने वाले समय में कम से कम 50% PSLV प्रोडक्शन को इंडियन इंडस्ट्री कंसोर्टियम को सौंपा जाए। उन्होंने यह भी बताया है कि 80 to 85% सिस्टम्स अब प्राइवेट इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित किए जा रहे हैं। वर्तमान में अप्रोक्सीमेटली आप देखोगे कि 450 इंडियन इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि इसरो के साथ जुड़ी हुई हैं।
और 330 प्लस स्टार्टअप्स इस इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं। ये लिखा हुआ है कि 450 इंडियन इंडस्ट्रीज डायरेक्टली जुड़ी हुई हैं और 330 से ज्यादा जो स्टार्टअप्स हैं ये इसरो के साथ काम कर रहे हैं। हाल ही में जो LVM-3M5 है, LVM-3M5 और साथ में जिसको कहा जाता है बाहुबली रॉकेट और CMS-03, LVM-3M5 इसको बाहुबली रॉकेट कहा जाता है और साथ में याद रखना CMS-03 ये सक्सेसफुली कंप्लीट किए गए थे, यानी कि इनको सफलतापूर्वक ऑर्बिट में भेजा गया था, जिसमें लगभग 80 to 85% इंडियन इंडस्ट्रीज का हाथ था, यानी कि इसमें जो पार्टिसिपेशन था ये इंडियन इंडस्ट्रीज का था। PSLV की थोड़ी सी यदि हम यहाँ पर बात कर लेते हैं क्योंकि चर्चा में है, तो याद रखना PSLV वही रॉकेट है जिसने 2017 में एक ही बार में 104 सैटेलाइट लॉन्च करके इसरो को वर्ल्ड रिकॉर्ड दिलाया था। शायद आपको याद होगा कि 104 सैटेलाइट लॉन्च की थी, पूरे वर्ल्ड में बोलबाला था कि भाई इसरो ने 104 इन सैटेलाइट एक साथ लॉन्च कर दिए हैं। अलग अलग नेशंस की थी ये, नो डाउट। और जो हैल और LNT है पहले भी इसरो के मेजर सप्लायर्स रहे हैं, लेकिन पहली बार ये होगा कि एंटायर रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग की इन्होंने जिम्मेदारी ली है। भारत का इसमें लक्ष्य क्या है? 2040 तक उसका स्पेस प्रोग्राम दुनिया के जो सुप्रीम नेशंस हैं उनके स्तर के बराबर हो जाए। अब तक यदि देखें तो इसरो का जो 80% से ज्यादा हार्डवेयर डेवलपमेंट है ये इंडियन इंडस्ट्रीज के द्वारा किया जा रहा है। दैट इज वाई जो सेल्फ रिलायंस है ये इसकी बड़ी मिसाल आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो याद रखना 80 to 85% स्टैक की यहां पर बात की गई है। यहां पर LVM-3M5, CMS-03, PSLV रॉकेट सिस्टम और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने की यहां पर मेनली बात की गई है। अब इसके बाद एक और आर्टिकल है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जरा इसके बारे में हम बात करते हैं। यानी कि सबसे पहले हमने राइट टू वोटिंग एंड फ्रीडम ऑफ वोटिंग के बारे में हमने बात की। क्या है ये दोनों मामले, इसके बारे में हमने देखा और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सेंटर का क्या कहना है, इसके बारे में हमने देखा। आफ्टर दैट यूएस में जो शटडाउन चल रहा है ये अब तक का सबसे बड़ा शटडाउन है, इसके बारे में हमने देखा। फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया PSLV के बारे में और यहां पर जो प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है इसके बारे में। सबसे पहले यदि आप इस न्यूज को देखेंगे तो मैं एक बार रीड ऑन कर देता हूं, जस्ट अ सेकेंड। चलिए देखिएगा, गोल्ड मिस एप्रोप्रिएशन, जस्ट अ सेकेंड, गोल्ड मिस एप्रोप्रिएशन केस है ये। एसआईटी इसकी जांच कर रही है और एसआईटी ने एक और एक्यूज को यहां पर अरेस्ट किया है। क्या है भाई, देखिए इस पूरे सेगमेंट को यदि आप देखेंगे तो जीएस पेपर 2 में जो आपका गवर्नेंस वाला चैप्टर होता है, गवर्नेंस, उसके हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। गवर्नेंस के साथ साथ यदि आप देखें तो गवर्नेंस के अलावा ये एक और सिनेरियो में इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी के अकॉर्डिंग एक और सिनेरियो यदि हम इसका देखें तो जीएस पेपर 2 था ये, जो एथिक्स वाला पोर्शन होता है, एथिक्स एंड एप्टीट्यूड, उसके अकॉर्डिंगली भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। केस है कहाँ का? केरला का। और केरला में ये जो सबरीमाला टेम्पल है इसका पूरा नाम है सबरीमाला अयप्पा टेम्पल। एक बार महिलाओं के प्रवेश पर भी इसमें कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हुए थे, इसमें बहुत ही ज्यादा ये न्यूज में था। ठीक है, तो याद रखना अगेन ये न्यूज में है और इसके न्यूज में अभी होने का मेन कारण है कि मिस एप्रोप्रिएशन देखने के लिए मिला है। यहां पर जो गोल्ड दान किया गया है विभिन्न लोगों के द्वारा, देख सकते हैं आप कि यहां पर गोल्ड उखाड़ा जा रहा है और इसके बारे में पता लगाने की पहल चल रही है। जरा देखना कि इस पूरे केस की यदि तह में जाते हैं तो 1998 की यह बात है जब विजय माल्या ने इस टेम्पल में कुछ डोनेशन किया था। ओरिजिनल ग्लेडेड पैनल्स यहां पर डोनेट किए थे 1998 में। सबरीमाला टेम्पल है ये और कहा गया है कि गोल्ड प्लेट्स पैनल यहां पर दान किए थे, जिससे जो मंदिर का
एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, बाहरी संरचना है, इसको सजाया जाना था और ये सजाई भी गई थी। 2019 की बात करें तो मंदिर के रेनोवेशन के दौरान ये जो गोल्ड प्लेटेड कॉपर शीट्स थी ये हटाई गई, लेकिन बाद में जांच में सामने आया है कि सोने की जो मात्रा है ये बहुत कम पाई गई। देखना 1998 में विजय माल्या ने गोल्ड दान किया, 2019 में जब इसका रेनोवेशन हुआ तो रेनोवेशन में जब ये गोल्ड प्लेट्स निकाली गई कि भाई निकालते हैं, सफाई करते हैं, वापस से लगाएंगे, तो इनकी जो मात्रा है ये दान किए हुए जो गोल्ड प्लेट थी इससे बहुत ही ज्यादा कम पाई गई। बाद में फिर ये पूरा पूरा मामला उठा, इससे गोल्ड मिस एप्रोप्रिएशन का जो शक है ये बहुत ज्यादा गहरा हुआ। ऐसा नहीं है कि पहली बार सुनने के लिए आ रहा है, पहले भी आया था और जांच में पाया गया कि कुछ अधिकारियों ने जानबूझकर लापरवाही की और जो सोने की प्लेटिंग थी इसमें गड़बड़ी की है। एसआईटी ने अभी यदि आप देखोगे तो कई अधिकारियों को इसमें गिरफ्तार किया है और सोने की जो वास्तविक मात्रा है इसका साइंटिफिक वेरिफिकेशन ये कर रहा है। कारण क्या है कि एक्चुअली सोना जब दान किया गया था तो ये प्लेट्स के फॉर्म में था, यानी कि एक प्रकार से सोना तो सोना है ना, जैसा सोना निकलता है, बट जब इसको चढ़ाया गया, जब बाहरी संरचना बनाई गई तो बाहरी संरचना बनाने में इसको मेल्ट किया गया होगा। तो मेल्ट किए जाने पर हो सकता है कि भाई कुछ सोना इवेपराइज हुआ हो या फिर कुछ सोना गायब हो गया हो, कुछ सोना उड़ गया हो, इतना ज्यादा बारीक करके यदि इसको लगाया गया। तो साइंटिफिक अप्रोच इसलिए अपनाई जा रही है इसमें ताकि भाई ऑफिशियली ये पता लगाया जा सके कि कितना सोना आधिकारिक तौर पर यूज हुआ है। तो याद रखना कि जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, एसआईटी है, इसने त्रावणकोर देवा स्वयं बोर्ड के एक और पूर्व अधिकारी जिसका नाम था के एस बैजू, क्या नाम था, के एस बैजू, इनको गिरफ्तार किया है। त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड ऑफिशियल्स के एस बैजू, इनको इन्होंने गिरफ्तार किया है और आरोप है इन पर कि 2019 में जब सबरीमाला अयप्पा टेम्पल में गोल्ड प्लेटेड कॉपर प्लेट जो कि बेसिकली द्वारा पालका स्टैच्यूज पर थी को हटाया जा रहा था, तब बैजू जानबूझकर यहां पर अनुपस्थित रहे और उन्हें यह भी आरोप है कि उन्होंने किसी अन्य जिम्मेदार अधिकारी या टीडीबी स्टाफ को यह काम एक प्रकार से सुपरवाइज करने के लिए नियुक्त नहीं किया था। एसआईटी अब इन गोल्ड प्लेट पैनल्स में मौजूद सोने की जो मात्रा थी, यानी कि जो गोल्ड कंटेंट था, इसको क्वांटिफाई करने की योजना बना रही है। इसके लिए एक्सरे बेस्ड पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक मेटल एनालाइजर का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? तो बेसिकली एक्सरे बेस्ड पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक मेटल एनालाइजर का ये यूज करेंगे, जो बिना नुकसान पहुंचाए सोने की जो मात्रा है ये बता सकते हैं। और ये जो जांच है ये 1998 में विजय माल्या द्वारा मंदिर को दान किए गए ओरिजिनल गिल्डेड जो पैनल था इसकी तुलना के लिए की जा रही है। बैजू इस केस में सातवें एक्यूज्ड हैं और वर्तमान में क्राइम ब्रांच ऑफिस तिरुवनंतपुरम में इनसे पूछताछ चल रही है। थोड़ा सा यदि हम इस पर जोर डालें तो याद रखना कि सबरीमाला टेम्पल अभी चर्चा में है। ये भारत के सबसे पवित्र और कठिन यात्राओं वाले टेम्पल्स में से एक माना जाता है, जहां पर आप देखोगे लाखों लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं हर साल। मंदिर की जो गोल्ड प्लेटिंग है इसका काम करोड़ों रुपए की लागत से हुआ था और साथ में अब आधुनिक एक्सरे मेटल एनालाइज तकनीक का यूज करके जो सोने की मात्रा है ये मापी जा रही है ताकि बिना नुकसान पहुंचाए इसका सत्यापन हो सके। और ये जो पूरा पूरा मामला है ये केरला में धार्मिक ट्रस्ट की पारदर्शिता और जवाबदेही पर बड़ी बहस का अभी करंट में विषय बना हुआ है। दैट इज वाई ये जो न्यूज है ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इज दैट क्लियर? देखिएगा इसके बाद जो न्यूज आती है यह है ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स को लेकर। क्या है भाई ये न्यूज? और सीजेआई और साथ में जो अटॉर्नी जनरल है इनके बीच में क्या क्या। दिस इज अनफेयर टू द कोर्ट सेज सीजेआई टू रिक्वेस्ट ऑन द अटॉर्नी जनरल बिहाफ फॉर एडजर्नमेंट। चलो देख लेते हैं। देखिएगा बट ऑब्वियस है कि ये जो न्यूज है ये हमारे जीएस पेपर 2 के अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट है। ध्यान से मेरी बात समझना
कि ये जो व्यक्ति हैं ये है चीफ जस्टिस बी आर गवई और ये हैं आर वेंकट रमणी। दोनों ही बहुत ही ज्यादा फेमस पर्सनैलिटी है, इनके नाम आपने सुना होगा। और जो ये सीजीआई है हमारे यहाँ यानी कि बी आर गवई, ये 24 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं और इनकी जगह आने वाले हैं जो व्यक्ति, उनका नाम आप मुझे बताएंगे कि अब हमारे भारत के जो नेक्स्ट सीजीआई है वो कौन है। मैं बता देता हूं, खैर सूर्यकांत। ठीक, खैर ये आउट ऑफ द बॉक्स है इस आर्टिकल के अकॉर्डिंगली। हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, इस न्यूज में ये बताया गया है कि जो भारत के सीजीआई हैं यानी कि बी आर गवई हैं, इन्होंने अटॉर्नी जनरल, किसको, अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी द्वारा दी गई जो एडजर्मेंट है यानी कि मामले को टालने की जो रिक्वेस्ट है, इस पर बहुत ज्यादा सख्ती बरती है और इसको खारिज कर दिया है। किन्होंने, बी आर गवई ने। और ये जो पूरा मामला है ये ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 को चुनौती देने वाला था। अब ये ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 क्या है, तो ये जो कानून है ये भारत के कई ट्राइब्यूनल को मर्ज या फिर डिसॉल्व करने से संबंधित है। कई याचिकाओं में इसे जुडिशियल इंडिपेंडेंस के खिलाफ बताया गया है। किसको, ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट, क्योंकि ये बेसिकली ट्राइब्यूनल्स को मर्ज करने और उनको डिसॉल्व करने से संबंधित है और इसको जुडिशियल इंडिपेंडेंस के खिलाफ बताया गया है कि भाई कहीं ना कहीं ये जो ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट है ये हमारे स्वायत्तता को, स्वतंत्रता को बाधित कर रहा है या फिर वॉयलेट करने की कोशिश कर रहा है। जो अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी है ये देश के बहुत बड़े लॉ ऑफिसर हैं और इनकी जिम्मेदारी होती है कि ये सरकार का पक्ष अदालत में रखें। अब चीफ जस्टिस बी आर गवई ये भारत के यानी कि सुप्रीम कोर्ट के 50वें चीफ जस्टिस हैं जो 24 नवंबर 2025 को रिटायर हो रहे हैं। और ये बहुत ही ज्यादा सख्त बट संतुलित कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं कि भाई ये बहुत हार्ड एंड फास्ट डिसीजन ले लेते हैं कई बार। अब याद रखना कि ये जो पूरी घटना है इसमें दिलचस्पी ये है कि भाई सीजीआई गवई ने हाल ही के दिनों में दूसरी बार सरकार के लॉ ऑफिसर्स पर नाराजगी जताई है और जो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी है और साथ में कोर्ट डिसिप्लिन है इसकी महत्ता को दर्शाया है। यानी कि मेनली ये जो विवाद है ये बी आर गवई जो कि सीजीआई हैं और अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी, इन दोनों के बीच में है। और इसमें एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं ऐश्वर्या भाटी। इन दोनों, इनके एडजर्मेंट से संबंधित जो याचिका थी इसको खारिज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और साथ में जो ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट था ये सामने आया है। सीजीआई ने कहा है कि दिस इज अनफेयर टू द कोर्ट। क्या कहा है, दिस इज अनफेयर टू द कोर्ट। क्या मतलब है इसका, यानी कि उन्होंने यहां पर नाराजगी जताई कि अदालत ने इस केस पर काफी समय लगाया है और सरकार के जो फोरमोस्ट लीगल ऑफिसर्स द्वारा बार बार एडजर्मेंट मांगना ये उचित नहीं है। ऐश्वर्या भाटी ने यहां पर बताया है कि जो एजी है, अटॉर्नी जनरल है, इस समय एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में व्यस्त है, इसलिए उन्हें थोड़ी अकोमोडेशन चाहिए है। लेकिन सीजेआई गवई ने कहा है कि उन्हें पहले ही 2 बार डेट बढ़ाई गई थी और अब अदालत की जो प्रायोरिटी केसेस हैं उनको लेकर योजना बनी हुई है। सीजीआई ने यह भी बताया है कि 24 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं और कोर्ट ने जजमेंट प्रिपरेशन के लिए बाकी मामलों को एडजस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट खास तौर पर मद्रास बार एसोसिएशन केस को वीकेंड में पूरा करने का निर्णय लिया गया है, इसलिए डिले संभव नहीं है कि मैं अपने रिटायरमेंट से पहले ये जो केस है ये मैं सॉल्व करके जाएगा। ठीक है, यानी कि मैं इस केस को पूरा सॉल्व करके ही जाऊंगा। उसके पहले ये पूरा केस आप देखिए कि कैसे सॉल्व हो सकता है। जो भी इसमें आना चाहते हैं यानी कि जिनकी भी गवाही इसमें इंपॉर्टेंट है वे आए और अपना पक्ष यहां पर रखें। आफ्टर दैट आगे आते हैं और अब ये जो हम आगे देखेंगे यहां पर 2 आर्टिकल पब्लिश हुए हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिएगा, बिहार इलेक्शन मैंने बताया कि अभी चल रहे हैं, तो नहीं ये बिहार इलेक्शन की नहीं है भाई, ठीक है, मॉन्स्ट्रल केसेस जो होते हैं उनके बारे में यहाँ पर बात की गई कि उस दौरान महिलाओं को
कुछ लीव्स प्रदान की जाएं। विड्रॉ वेलफेयर आर्किटेक्चर प्लेस यूबीआई इन द सेंटर। देखिएगा भाई, सबसे पहले यदि हम देखें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस न्यूज या फिर दिस आर्टिकल, देखिएगा यूबीआई का मतलब होता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। क्या मतलब होता है? यूबीआई यहां पर लिखा हुआ यूनिवर्सल बेसिक, जस्ट अ सेकेंड, दैट मींस यूनिवर्सल बेसिक इनकम, इसको कहा जाता है यूबीआई। क्यों दिया जाता है? अच्छा, ये जो पूरा पूरा पेपर है ना, ये आपके इकोनॉमी के सिनेरियो में भी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज आप इसको एथिक्स में भी यूज कर सकते हैं, एथिक्स वाले अपने पेपर में। ठीक है, लिखा है इसको सप्तगिरी शंकर उलाका ने, इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा, इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं ये, और चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज है ये। क्या क्या हुआ है, किस किस पर बात की गई है? फूड सिक्योरिटी पर भी बात की गई है, विलिंगनेस यानी कि लिवलीहुड पर। बेसिकली याद रखना कि यूबीआई इसलिए दिया जाता है ताकि भारत के हर एक व्यक्ति को अपना लिवलीहुड मिले, यानी कि वो एक व्यक्ति को जैसे जीवन जीने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता है, एक एप्रोप्रिएट तरीके से जीवन जीने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता है, वो उसे प्रोवाइड कराई जाए। तो यहां पर याद रखना कि जो यूबीआई है यानी कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम है, ये एक प्रकार की इकोनॉमिक पॉलिसी है जिसमें हर एक नागरिक, हर एक मेंबर, हर एक सिटीजन भारत सरकार की ओर से एक निश्चित रकम का हकदार होता है, वो भी अनकंडीशनल, नो वर्क रिक्वायरमेंट और नो जो पीरियोडिटी होती है उसके, यानी कि भाई ना ऐसा होगा कि भाई आपको निश्चित समय तक, जैसे कि मनरेगा में क्या होता है, मनरेगा में आपको 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, पर इसमें काम भी करना होता है ना, काम के बदले पैसा मिलता है। इसमें कहा गया यह है कि भाई आपको किसी प्रकार से काम करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि काम करना ही है, हाँ काम हो तो करो, ना हो तो सरकार नहीं कराएगी, आपको यहां पर अनकंडीशनल वो पे करेगी, इसको कहा जाता है यूनिवर्सल बेसिक पे। क्या फायदा है इसका? इसका फायदा ये होता है, अच्छा इसमें अमीर गरीब है ना, जो नौकरी है या नहीं है, ये कुछ नहीं देखा जाता। इससे होता क्या है, इसके जो मेन गोल है ये क्या है? तो बेसिकली जो गरीबी है इसको घटाना है, यानी कि पॉवर्टी रिडक्शन, सोशल सिक्योरिटी, कि भाई आप यदि नौकरी खो देते हैं, यदि बीमार हैं, या फिर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आप पर आ गई है, तो आपके पास इनकम रहे, इनकम बनी रहे, साथ में डिग्निटी एंड फ्रीडम भी इससे जुड़ा हुआ है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इससे जुड़ी हुई है। यानी कि इसके लिए जो मेन गोल्स हैं, इस ये यूपीआई के गोल्स हैं, यूनिवर्सल बेसिक इनकम के ये गोल्स हैं। अब ये जो आर्टिकल है ये बताता है कि भाई ये जो यूबीआई है, ये यूबीआई को भारत की वेलफेयर पॉलिसी के सेंटर में रखने की बात करता है। बात समझना कि भारत की जो वेल्थ गैप है, यानी कि अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है, ये आज भी आजादी के बाद सबसे ज्यादा बढ़ गई है। ऑटोमेशन हो, जॉब शेडिंग हो, इकोनॉमिक प्रिकैरिटी हो और क्लाइमेट ड्राइवन डिस्ट्रप्शंस हो, ये देश में इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी तेजी से बढ़ा रहे हैं। ऐसे में जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम सिस्टम है, ये एक ऐसा आइडिया है जिसको आप सीरियस पॉलिसी अल्टरनेटिव के रूप में देखना चाहिए, बिकॉज ऑफ कि भाई जो यूपीआई है, ये कहीं ना यूबीआई है, ये कहीं ना कहीं हमें सिक्योरिटी प्रदान करता है, कहीं ना कहीं ये जो पॉवर्टी का रिडक्शन है ये मेंटेन करता है, ये फिक्स है, अनकंडीशनल इनकम होती है। दैट इज वाई यहाँ पर इंसान या फिर जो सिटीजन है ये फ्री माइंड के साथ काम कर सकते हैं, इसीलिए इसका होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। करंटली जो वेलफेयर सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा जटिल है, इसमें जो इनएफिशिएंसीज हैं, जो इंक्लूजन है और जो करप्शन है ये बहुत ज़्यादा है। इंडिया की जीडीपी सेंट्रिक पॉलिसीज ये प्रोस्पेरिटी नहीं है बल्कि इन इक्वालिटी ये बढ़ा रही हैं। ऑटोमेशन और एआई रिवॉल्यूशन से आप देखोगे करोड़ों नौकरियां खतरे में हैं, और यूबीआई एक सोशल कॉजन ये बन सकता है। एग्जिस्टिंग जो स्कीम्स है जैसे कि जनधन योजना, डीबीटी, पीएम किसान, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा, ये बहुत सारी ऐसी स्कीम्स को फ्रेगमेंट कर देगा, लिमिटेड कर देगा,
दैट इज वाई हमको इस यूबीआई पर ध्यान देना चाहिए। यानी कि मेनली यदि आप देखोगे तो यूबीआई की जो कंसेप्ट है ये सबसे पहले 18वीं सदी में थॉमस पेन ने दी थी, और 2017 में इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया ने यूबीआई को सीरियस पॉलिसी ऑप्शन बताया था। फिनलैंड 2017-18 में इसको अडॉप्ट कर चुका है। लगभग 2000 अनएम्प्लॉयड लोगों को मंथली 560 यूरो दिया था इसने। नतीजा ये हुआ कि जो मेंटल वेलबींग थी और जो हैप्पीनेस थी ये इसके कारण बढ़ी थी फिनलैंड में। सिक्किम ने 2020 में इंडिया का पहला यूबीआई पायलट प्रोजेक्ट अनाउंस किया था। यूबीआई का एक और मेजर बेनिफिट ये भी है कि यहां पर कंजम्पशन डिमांड बढ़ाकर इकोनॉमी को रिवाइव भी किया जा सकता है। दैट इज वाई याद रखना, ये जो पूरा पूरा आर्टिकल है ये हमें बताता है कि किस प्रकार से पूरे वर्ल्ड के कई नेशंस ने यूबीआई को अडॉप्ट किया, और यूबीआई को अडॉप्ट करके उन्होंने अपनी जो मेंटल वेलनेस थी इसको बढ़ाया, जो हैप्पीनेस इंडेक्स था उसमें अपनी रेटिंग सुधारी, और साथ में किस प्रकार से उसने अपने जो सिटीजन्स थे उनकी हेल्प करना चालू की। और इसको लेकर ये जो पूरा पूरा आर्टिकल है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आफ्टर दैट आगे आते हैं। देखिएगा यहां पर हमारा जो द हिंदू का एनालिसिस है ये समाप्त होता है। इसी के साथ याद रखिएगा कि ये जिस चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं यह है चाणक्य आईएएस एकेडमी का प्लेटफॉर्म। यदि आप किसी भी बैच के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो 82641, अगेन आई रिपीट 82641 99959 इस दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और तमाम प्रकार की इंक्वायरी प्राप्त कर सकते हैं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, इंग्लिश और हिंदी मीडियम सभी बैचेस के लिए। इज दैट क्लियर? पीडीएफ चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सिविल विथ आकाश। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।